नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, ये हम नहीं उनकी कार्यप्रणाली बताती है। पेपर लीक मामला हो या फिर एआरसीपी में अनियमित जमीनों का बेचान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करप्शन पर एक्शन लेने में कभी पीछे नहीं रहते। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जल संसाधन विभाग में जमीन बेचान में करोड़ों के भ्रष्टाचार को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिखा था और एआरसीपी में जमीन के गलत बेचान को निरस्त करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। और इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्शन लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं। उन्होंने अलवर के साथ साथ बीकानेर में हुई जमीन की नीलामी को निरस्त कर जांच के आदेश दे दिए। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचारियों पर किसका हाथ था। आज बात इसी खास मुद्दे पर कि करप्शन करने वालों पर कब तक और क्या एक्शन होगा। करप्शन पर एक्शन, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी, बहुत स्वागत है विकास जी आपका। हमारे साथ यशवर्धन सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। यशवर्धन जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही योगेंद्र गुप्ता जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है योगेंद्र जी। और हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर विनोद सिंह चौहान भी मौजूद है, बहुत स्वागत है विनोद जी आपका भी। देखिए, बेहद अहम मुद्दा है, चर्चा करें उससे पहले आपको सुनाते इस मामले में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सुरेश रावत ने क्या कहा। हॉर्टिकल्चर की जमीन कुछ अधिकारियों ने मिली भगत करके अलवर में कौड़ियों के भाव बेच डाली थी। उस जमीन को आज राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि राज्य सरकार, भजनलाल सरकार कितनी संवेदनशील है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे किरोड़ीलाल मीणा जी का, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सरकार के वरिष्ठ मंत्री है। अलवर का एक मैटर जिसपे इनके विभाग का हॉर्टिकल्चर विभाग की नर्सरी चलती है, वो उन्होंने कहा कि साहब वहाँ पे हॉर्टिकल्चर की नर्सरी चल रही है और हमने उसका भौतिक सत्यापन कराया तो निश्चित रूप से वहाँ हॉर्टिकल्चर की नर्सरी चल रही थी। और फिर दूसरी जो जमीन बीकानेर की है उसके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है, कोर्ट में निर्णय विचाराधीन है। तो हमने दोनों को ही नीलामियों को निरस्त कर दी। और क्योंकि ये कांग्रेस सरकार के अंदर इन्होंने जल्दीबाजी के अंदर बिना पारदर्शिता का ये काम किया और इसलिए हमने तत्काल प्रभाव इसको जनहित में को देखते हुए निरस्त कर दिया। चलिए, एक्शन तो लिया गया, लेकिन इस करप्शन के तहत तक जाना भी बहुत जरूरी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत विनोद आपसे ही करना चाहेंगे क्योंकि बेहद अहम मामला था। एआरसीपी का जिस तरह से मुद्दा है, जमीन की जरूरत होती है, कई प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपसे समझना ये चाहेंगे कि क्या लेटर जो लिखा यहाँ पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने, उसके बाद ही मामला सामने आया या इसे लेकर पहले भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी थी कि 9 करोड़ की जमीन जिसे बेचा गया उसकी कीमत 50 करोड़ है, यानी 35 करोड़ के आसपास सीधा सीधा नुकसान राजस्व में। जी बिल्कुल, देखिए, पहले उद्यानिकी के कृषि विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव हैं वैभव गैलरिया, उन्होंने जल संसाधन एसीएस को पत्र लिखा और यह लिखा कि खसरा नंबर 44 जो राजहंस नर्सरी के नाम से है अलवर में, उस पर हमने फलदार फूलदार पेड़ लगा रखे हैं। 70,000 रुपये साल की कमाई हो रही है, नामांतरण हमारे नाम है, तो फिर आपने कैसे हमारी जमीन का बेचान कर दिया, उसे नीलाम कर दिया। यह पहला पत्र लिखा गया। जब यह मामला किरोड़ीलाल मीणा के संज्ञान में आया तो उन्होंने भी भौतिक सत्यापन करवाया। भौतिक सत्यापन होने के बाद 12 अप्रैल को उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि कुछ अधिकारियों की मिली भगत के चलते दिल्ली की एक फर्म को 45 करोड़ रुपए की जमीन, जिसका बाजार भाव 45 करोड़ है, मात्र 9 करोड़ में दी गई। अगर यूआईटी होती तो इस जमीन को 50 करोड़ में बेचती। पत्र में उन्होंने लिखा कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मेरे विभाग के भी अधिकारी इस मामले में लिप्त हो सकते हैं। बहरहाल जमीन का आवंटन निरस्त करवाया जाए। उन्होंने ये भी लिखा कि ये तो एक बानगी है। एआरसीपी के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कई जमीनें नीलाम करने की योजना बनाई और आप देखेंगे, उन्होंने लिखा कि आप देखेंगे, मुख्यमंत्री को लिखा कि और भी जमीनें सामने आ सकती है। इसके बाद बीकानेर का प्रकरण आया, वहां पर WRD के लिए कॉलोनी बनाने की बात थी और जमीन की कीमत बताई जा रही थी 350 करोड़।
उस मामले को लेकर के कुछ लोग कोर्ट में गए, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन WRD मिनिस्टर ने यह कहा है कि उस जमीन का भी हमने नीलामी निरस्त करवा दी है। ठीक है यशवर्धन जी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार पर यह आरोप है और कहा गया कि अक्टूबर के आसपास का बेचान किया गया था, उस वक्त जाती हुई सरकार थी, चुनाव सामने थे, आचार संहिता लग रही थी। इस मामले को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा आरोप है और बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कौन संलिप्त थे, भ्रष्टाचारियों पर हाथ किसका था? इस मामले में किरोड़ी लाल मीणा जी ने आरोप लगाया और WRD मिनिस्टर जो सुरेश रावत जी हैं, उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एजेंसी ने इसका वैल्यूएशन किया और स्वतंत्र एक संस्था से इसका ऑक्शन करवाया गया। और किरोड़ी लाल जी तो केवल इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर की जमीन थी। ये सुरेश रावत जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका बयान है, और इसका बेचान कब किया गया एग्जैक्ट डेट पता हो, उसके बाद में इस विषय पर बात की जा सकती है। पहले तो सुरेश रावत जी से पूछा जाना चाहिए कि आपने क्लीन चिट किस हिसाब से दी इसको। सुरेश रावत जी का आज ही बयान छपा है, उस दिन भास्कर में छपा पूरा बयान। वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार की एजेंसी ने इसका वैल्यूएशन किया है और उनके हिसाब से सही है। तो किरोड़ी लाल जी मीणा अपनी ही सरकार के एक मंत्रालय पर आरोप लगा रहे हैं और उसी के मंत्री उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो ये बात तो इन दोनों मंत्रियों से पूछनी चाहिए कि सच कौन बोल रहा है। इसमें तो फिर राज्य सरकार का कोई रोल नहीं। राज्य सरकार का क्यों रोल नहीं है? राज्य सरकार के मंत्री डिफेंड कर रहे हैं, WRD मिनिस्टर खुद डिफेंड कर रहे हैं। मैं पूर्ववर्ती सरकार की बात कर रही हूँ। पूर्ववर्ती इसकी ऑक्शन की तारीख पता हो, उसके बाद पता लगेगा। ऑक्शन की तारीख तो बताइए आप, ऑक्शन किस तारीख को हुआ इसका? विनोद, ये अक्टूबर की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या 2022 में कैबिनेट में फैसला हुआ कि ERCP के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो WRD की जो सरप्लस जमीनें हैं उनका बेचान किया जाए। उस समय तय किया गया कि करीब 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं जो ERCP कारपोरेशन में लगाए जाएंगे। अक्टूबर 23 में नीलामी की कार्रवाई शुरू हुई, सरकार जाने को थी, उस दौरान इसकी नीलामी की गई। ये दो जो मामले सामने आए हैं, WRD मिनिस्टर से खुद से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि ये अक्टूबर 2023 का मामला था, सरकार ने जाते जाते नीलामी करी। हमारी सरकार तो उस नीलामी को आगे बढ़ाया है, उस नीलामी को। लेकिन जब दिल्ली की जो फर्म कब्जा लेने आई उस नर्सरी पर, तब खुलासा हुआ कि हस्तांतरण तो हुआ था लेकिन नामांतरण अभी तक नहीं हुआ था। जमीन उद्यान विभाग के पास की है, जमीन उद्यान विभाग की थी, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। विकास जी, श्वेता, इस बात में स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जब ये जमीन का नीलामी की गई और जो इतना बड़ा कि 9 करोड़ की जमीन को 45 करोड़ का बता के कर दिया गया, कलेक्टर के संज्ञान में ये चीज नहीं है, शासन प्रशासन इस बात को देख रहा है और कांग्रेस की सरकार उस वक्त मौजूद है। ERCP का मुद्दा ये हमेशा ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अटकाने लटकाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार ने इसको ERCP योजना को किस किस तरह से कार्य लिया आपके सामने। और जो प्रपोजल, जो प्रस्ताव आप देखें कि जमीन जो रेवेन्यू का मामला होता है वो सरकार का, राजस्थान सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है। और स्टेट गवर्नमेंट जब ERCP जैसे बड़े मुद्दे पे जबकि 10%, लेकिन अभी यशवर्धन जी ने जो सवाल उठाया कि अगर उस वक्त हुआ भी तो इसको आगे तो बढ़ाया मौजूदा सरकार ने, तब उस वक्त मिनिस्ट्री ने क्यों ध्यान नहीं दिया कि अगर गलत था या नहीं था? मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा हैं, वो नेता, आम जनता के नेता, और इस विषय को हमेशा उठाते रहे, चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित हो। उन्होंने पेपर लीक के मामले में जब भी कहा था कि लॉकर में पैसा है, जब जांच हुई तो वो आप देखें किस तरह की सामने आए। और दूसरा विषय ये, क्योंकि वो जब जब विषय उठाते हैं उसकी गहनता का अध्ययन करते हैं और गहनता के अध्ययन के बाद वो कोई भी अधिकारी लिप्त है या किस तरह से उसमें घोटाला किया गया है तो सामने लाने का उन्होंने कहा है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये जैसे ही जानकारी मिली और इसके सबूत लगे, इसके बाद इस मुद्दे को उठाया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुद्दा उठने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी निरंतर ERCP की योजना को आगामी 5 साल में पूरे करने की पूरी तरह से तैयार हैं और वो इस सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। तो इसी दौरान मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब उन्होंने इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया तो तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री सरकार एक्शन। और एक बात और करूंगा, सुरेश रावत जी की जो जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने निरंतर जब से वो मंत्री बने उसके बाद कई बड़े एक्शन लिए हैं। मुख्य अभियंता को अगर कोई लिप्त पाए गए भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार और सरकार भ्रष्टाचार के प्रति कहीं भी वो सहयोग या बचाव नहीं करेगी। ERCP के विषय में जो आप बता रहे हैं, पिछले 5 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट लगातार कहती रही कि 90% फंडिंग केंद्र करे, 10% राज्य करेगा। जब ये नहीं माने तो 1100 हेक्टेयर जमीन अलग से ईयरमार्क की गई कि ताकि इसके लिए फंडिंग जुटाई जा सके और 13,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन किया गया। तो ये मजबूरी में किया गया काम था, खुशी से नहीं था। और जो ही सरकार हटी
आप ये देखिए कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहते हैं कि इसमें तो 90% फंडिंग हम करेंगे ही, क्योंकि ये तो इंटरलिंकिंग का मामला है नदियों के। तो ये बात वो पहले भी कह सकते थे, लेकिन ये प्रस्ताव में नहीं, ये राजनीतिक द्वेषता का मामला था। राजनीतिक द्वेषता के चलते 5 साल चली है, 5 साल तक इसको लटकाया गया। 90% केंद्र सरकार और 10% राजस्थान सरकार, तो ये पहले विकास जी सुन लीजिए। राजनीतिक द्वेषता के चलते 5 साल तक इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट नहीं घोषित किया गया, 90% फंडिंग पर राजी नहीं हुए। जो ही सरकार पलटी, 5 साल तक इन्होंने उन 13 जिलों को प्यासा रखा, और जो ही सरकार पलटी नहीं, इरादे पलटे। जब सरकार पलटते ही 5 फरवरी 1 मिनट आप बोलने तो दीजिए। 5 फरवरी 2024 को अचानक जल शक्ति मंत्री जी बोलते हैं कि इसमें तो 90% फंडिंग हमें करनी ही है, ये तो रिवर इंटरलिंकिंग का मामला है। तो ये बात वो पहले भी कह सकते थे, तो पहले दिन नहीं माना जा रहा था। बिल्कुल नहीं मान रहे। आप सुनो, उसके बाद बजट बढ़ा श्वेता, जब बजट का जो समय डिले हुआ तो डिले के साथ बजट 10 की बात है, अगर इस पे एग्री जाएंगे तो काम आगे बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि नहीं किया जा रहा है इसलिए बजट पे भी उन्होंने आरसीपी को लेकर बजट की घोषणा की थी और बहुत चीजें हुई थी। बजट बार-बार बढ़ता उस समय भी ये हुआ था। बहरहाल चलिए योग जी का रुख कर लेते हैं, विश्लेषक योगेंद्र जी। ईआरसीपी का मुद्दा बेहद अहम, लेकिन एक तरफ तो चलिए पूरी तैयारी की जा रही है, लगातार इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जो 13 जिले इनकी प्यास बुझाई जा सके। दूसरी तरफ ये जो प्रोसेस है और जो जमीन भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है, क्या वाकई में पिछली सरकार ने जल्दबाजी की या फिर मौजूदा सरकार उतनी एक्टिव है कि जैसे ही नजर आया सवाल उठा, मुद्दा उठा, एक्शन लिया गया? देखो श्वेता, ईआरसीपी राजस्थान के लिए काफी संवेदनशील मुद्दा है और कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाकर के पूरी कोशिश की थी कि पूरी राजस्थान में वोटों के जो फसल है उसको काटा जा सके। अब आपको एक बयान और याद रखना चाहिए कि अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि ईआरसीपी चाहे केंद्र मदद करे या ना करे, हम अपने दम पर इसको पूरा करेंगे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि कांग्रेस का शासन था, अशोक गहलोत का शासन था, वो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त था। अब उस कड़ी से आप जोड़ेंगे तो ये जो मुद्दा पकड़ा गया है, क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है, तो ये पूरा भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से चुनाव के पहले से कह रही है और बाद से कह रही है कि हम किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, ये उसी से लिंकअप किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरीके से राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि ये भ्रष्टाचार ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि इसमें हुआ है, तो ये अपने आप में गंभीर मुद्दा है। अब आप ये पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में से इसको फायदा क्या मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, ये चुनाव तो हो चुके हैं, इसलिए फौरी तौर पर आप कह सकते हैं कि शायद कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब निकाय चुनाव आएंगे 2025 के अंदर, तब यकीन मान के चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी और पूरी तरीके से इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन बात जो भी हो, अगर वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है तो ये शर्मनाक भी है और राजस्थान के लिए गंभीर भी है। ठीक है, लेकिन विनोद, एक ईआरसीपी को क्योंकि बिल्कुल तह तक आप उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, जानकारी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, इसलिए बेहतर है ये सवाल का जवाब भी आप दें। ईआरसीपी को लेकर 5 साल तक मुद्दा बना रहा, काम नहीं हुआ। नई सरकार आती, जिस तेजी के साथ इस पर एक्शन हुआ, काम हुए, मीटिंग्स हुई, दिल्ली, जयपुर से दिल्ली तक कई अहम फैसले लिए गए। एमओयू की बात कर ले या मध्य प्रदेश से चर्चा की बात कर ली जाए कि किस तरह से डीओपी रेडी हो, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि चलिए एक मामला तो सामने आ गया और पिछली सरकार ये कहती थी कि 90% तो इसमें केंद्र का हस्तक्षेप होना चाहिए, उनका सहयोग होना चाहिए, और इसी बात को लेकर बात नहीं बन पा रही थी क्योंकि कई और अड़चने केंद्र यहाँ पर बता रहे थे, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा था। लेकिन अब जबकि ये स्मूथली चल रहा है, एक मामला सामने आता है जमीन बेचाने को लेकर। पिछली सरकार में ये था कि उन्हें अपने स्तर पर करना था और ये इसी बात का जिक्र यशवर्धन जी ने किया कि जल्दबाजी में किया गया क्योंकि हमें फंड इकट्ठा करना था, इस काम को आगे बढ़ाना था। अब अगर जल्दबाजी में ये मामला सामने आया तो राजस्थान में और कितनी जमीन ऐसी हो सकती है सरकार की, क्या उसकी पे भी तह तक जाने की जरूरत है, जांच की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि और रेवेन्यू कितना ज्यादा लॉस हो और जल्दबाजी में आनन फानन में कई और फैसले ले लिए गए हो? बिल्कुल, एक बड़ी बात यह है, देखिए ये मामला जब खुला उसके बाद WRD ACS जो है अभय कुमार, उनको बैठक लेनी थी पूरे राजस्थान में WRD के जितने अधिकारी हैं और जहां जहां जमीनें चिन्हित कर रखी हैं। लेकिन जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा ने ये मुद्दा उठाया, उन्होंने वो पहले बैठक निरस्त की, उसके बाद अगले सप्ताह बैठक रखी और अब वो बैठक हो ही नहीं रही है। तो करीब 25 जगह की जमीनें तलाशी जानी थी और उनका भी बेचान होना था। तो इस डर से उन सभी जमीनों को बैठक को निरस्त किया गया ताकि कोई और मामला ना खुले। अब यह कार्रवाई की जा रही है कि जो 25 जमीनें हैं जिनकी नीलामी पहले की गई थी या अब नीलामी होनी है, कहीं उनमें तो गड़बड़ी नहीं है। तो इस बात की तस्दीक की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं पूर्ववर्ती सरकार ने कोई गलत, इसी लिस्ट में वो 25 जमीनें रही हैं, इसी में शामिल रही थी? जी बिल्कुल, नीलामी की प्रक्रिया जिस पर हुई है।
बिल्कुल, ये तो दो चीजें सामने पकड़ में आ गई। लेकिन अब जो 25 जमीनें थी उनके लिए बैठक होनी थी कि 1000 करोड़ कैसे आ सकते हैं, कैसे बेचान किया जा सकता है, किस तरीके से नीलामी हो सकती है। ये 25 की 25 जमीनें पूर्ववर्ती सरकार के समय ही WRD के अधिकारियों ने चिन्हित कर ली थी। ठीक, चिन्हित की गई थी, लेकिन नीलामी की प्रक्रिया तो उस वक्त नहीं हुई। इन दो चीजों जो जमीनें हैं इनकी नीलामी हुई थी, बाकी की नीलामी होनी थी और देखा जाना था कि कौन सी जमीन सरप्लस है, कहाँ है, किसका कब्जा है, किस तरीके से बाहर निकाली जा सकती है और कैसे बेचान किया जा सकता है। यशवर्धन जी, अभी आपने कहा कि उस वक्त जल्दबाजी में क्योंकि खुद ही फंडिंग इकट्ठी करी थी, ये बात ठीक है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हम अपने स्तर पे कैसे भी करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, लेकिन हम ये जो ARCP है वो आम जन तक जरूर पहुंचाएंगे, उसका फायदा। ये उस वक्त की बात है, ठीक है। लेकिन अब जबकि ये मामला सामने आया, आपने कहा कि आनंद फार्म जल्दबाजी में इतना ऐसे तो डील कोई नहीं कर सकता कि जमीन की कीमत क्या हो और कितने कम उसमें इसका सौदा कर लिया जाए, नीलाम कर दी जाए। मैंने कभी नहीं कहा कि जल्दबाजी में, हमने कहा कि मजबूरी में हमें 1100 हेक्टेयर जमीन चिन्हित करनी पड़ी, उसको निगम को देनी पड़ी ताकि इस प्रोजेक्ट को हम चालू कर सकें। मजबूरी इतनी कि इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाए? नहीं, मजबूरी नहीं, वो तो ये जो जमीन का मामला है इसमें तो इनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि भारत सरकार की एजेंसी ने वैल्यूएशन किया है। हमारी तरफ से कौन सा वैल्यूएशन हुआ बताइए आप? भारत सरकार की एजेंसी ने वैल्यूएशन किया और निष्पक्ष संस्था ने उसका ऑक्शन किया है। आप मुझे बोलने दीजिए ना, मुझसे सवाल पूछा। यानी आप कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार का इस प्रक्रिया में कोई? हाँ बिल्कुल, इसके सुरेश रावत साहब ने पूरी तरह इसका स्पष्टीकरण दिया है। तो आप, ये दोनों मंत्रियों के बीच में बात है, अब इसकी जांच होनी चाहिए कि मंत्री कौन सा सही बोल रहा है। किरोड़ी लाल जी सही बोल रहे हैं, सुरेश रावत साहब सही बोल रहे हैं। विकास सुभानी जी, देखिए सही कौन बोल रहा है। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के दौरान जब 44 खसरा नंबर को इस तरह से बेच दिया, 4 गुना दाम में उसको बेच के वो कर दिया गया, प्रक्रिया जो अपनाई गई, ये कांग्रेस की जमीन एक दिन में तो होती नहीं है। इस तरह की आपने कर दिया नीलाम और उसको खसरा नंबर भी चढ़ा दिया और उस जो प्रक्रिया अपनाई है, और जबकि तत्कालीन कलेक्टर को पता नहीं है। कलेक्टर तो सरकार लगाती है, कांग्रेस सरकार के समय का मामला है। और आप देखें कि ये एरिया, आप देखेंगे श्वेता, 5 साल तक कांग्रेस में सिर्फ जमीनों का खेल चला है। चाहे वो रोड हाईवे के लिए आपको पता है 10 लाख लेते हुए ट्रैप हुए, जगह जगह इनके अधिकारी का अंकुश नहीं था। 5 साल तक कांग्रेस सरकार सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगी रही और प्रशासन में क्या होता रहा ये पता नहीं है। जो चीजें सामने आती जा रही है, चाहे वो अवैध खनन के मामले हो, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने, श्वेता एक लाइन और कहना चाहूंगा लास्ट में। आप ही से है सवाल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछली सरकार में वो सरकार बचाने की कोशिश करते रहे और अधिकारी इस तरह से भ्रष्टाचार में अधिकारी को जब तक संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, जब तक इस तरह की इतनी बड़ी गलतियां, इतने खामियाजे, चाहे अवैध खनन का मामला हो, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी तो पहले भी कह चुके हैं कि 60 से 66 हजार करोड़ रुपए का लगभग जो है समुचित राजस्थान में खनन ले लो, चाहे रोड के जमीनों का ले लो, बहुत बड़ा खेल हुआ है। ये अलग बानगी है कि एक एक चीज सामने आती जा रही है और फैक्ट्स के साथ सामने आती जा रही है। और रही बात जो भी एक लाइन और कह रहे थे मंत्रियों की बात, तो मंत्री जी ने अपने फैक्ट सामने रखे हैं और मुख्यमंत्री जी ने सभी का अधिकार उसको योगेंद्र जी, एक्शन तो लिया गया, जमीन को फिलहाल इस फैसले को निरस्त किया गया, लेकिन आपको क्या उम्मीद है या प्रदेश की जनता क्या उम्मीद करे कि इस मामले में आगे क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि श्वेता, ये जब सारा मामला उठ रहा और जैसे इन्होंने कहा है कि प्रशासनिक निष्ठता का, तो देखो कांग्रेस सरकार पर उसमें भी लगातार आरोप लगते रहे हैं कि गहलोत सरकार सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में इंटरेस्ट रखती है और पूरा जो शासन है वो प्रशासन के हाथ में है। और डेफिनेटली उसको जो अभी ये प्रकरण आया है उसको इसी कड़ी से जोड़ा जाएगा। दूसरी बात, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि केंद्र के मंत्री ने उसकी एक रेट फिक्स कर दी और वो दोष उनका है, तो देखिए अगर मान लो केंद्र कुछ भी कह देता है तो उससे आप बरी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है। अगर केंद्र कोई गलत फैसला ले रहा है किसी जमीन को लेकर के, केंद्र का मंत्री, तो निस्संदेह आपको उसे बोलना चाहिए कि भाई आपका गलत फैसला है, क्योंकि जमीन आपके, पैसा आपके पास आ रहा था। और जल्दबाजी का मुलम्मा उड़ाकर या जल्दबाजी का आप चादर ओढ़कर ये कह दें कि चूंकि बहुत जल्दबाजी थी या पैसा में इकट्ठा करना था, समय हमारे पास था नहीं, तो ये तो कोई एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप जल्दबाजी के अंदर या पैसा इकट्ठा करने की दौड़ के अंदर आप जमीनों को अंधाधुंध बेच देंगे और पैसा इकट्ठा कर लेंगे। तो एक्सक्यूज ये कोई सुनेगा नहीं। और जो कांग्रेस सरकार थी, वो बोल रहे मजबूरी थी, जल्दबाजी किसी ने कहा नहीं, मजबूरी, अगर मजबूरी भी देखिए, मजबूरी में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मजबूरी में आप जमीन को आने पर बेच देंगे, ऐसा ये कोई एक्सक्यूज हो सकता है क्या? कभी कोई डील लॉस में नहीं की जाएगी। हाँ, तारीख, पहली बात तो मैं तारीख पे श्योर नहीं हूं, अगर वही तारीख है तो उस वक्त आचार संहिता राजस्थान में लग चुकी थी अक्टूबर में। आचार संहिता में, और आचार संहिता में सरकार एक्शन निरस्त कर दिया, 2 जमीन को निरस्त किया गया, लेकिन अब आगे सरकार की प्रायोरिटी में क्या रहेगा इसे लेकर? बिल्कुल, WRD मिनिस्टर ने साफ तौर पे आज ही कहा है, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हम फूंक कर कदम रखेंगे और भविष्य में कोई जमीन बेचने का इरादा नहीं है। अगर सरकार का कोई नीतिगत निर्णय होता है और किसी जमीन का बेचान होता है तो पहले कमेटी गठित की जाएगी, सबसे पहले उस जिले के कलेक्टर को सूचित किया जाएगा, जैसा पहले नहीं किया गया है। जमीन की कीमत का आकलन होगा, उसके बाद जमीन नीलाम की जाएगी, सबके सामने रहेगी, 1% भी भ्रष्टाचार नहीं होगा।
ठीक है, यानी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी ताकि कोई सवाल ना उठाए, जो प्रक्रिया हो रही है वो सबके सामने हो, सबके सामने नजर आए। क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, करप्शन पर एक्शन तो हुआ, एक्शन लिया गया, ठीक है, 2 जमीन मामले आए, लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि राजस्थान में क्या और भी ऐसे मामले हैं जिसकी तह तक जाने की जरूरत है या जांच की जरूरत है। 25 ऐसी जमीनें हैं जिसकी नीलामी प्रक्रिया होनी है या उसे चिन्हित किया गया है। तो अब मौजूदा सरकार तो ये कह रही है कि अब हम कदम फूंक फूंक कर रखेंगे ताकि इस तरह के कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन दूसरी तरफ ये कहना कि पूर्ववर्ती सरकार है, उसमें घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, सरकार बचाने की उनकी कोशिश थी और अधिकारी करप्ट थे, तो ये भी कहना गलत होगा कि सब के सब तो अधिकारी यहां पर करप्ट नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने अगर करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है और मामला का खुलासा हो रहा है, तो प्रदेश की जनता भी ये जरूर चाहेगी कि वो भी बेपर्दा हो जो इसमें संलिप्त थे, जिनके संरक्षण में ये सब कुछ किया गया, उनका भी नाम सामने आए और जांच तह तक जाए। चलिए, एक साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।